वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग सारणिक के नए भाग को लेके आए हैं। सारणिक का जो नया भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हम लोग अभी जो वर्ग आव्यूह पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आव्यूह को कैसे जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। अब हम उसके और नए टाइप्स को लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग, अगर हम आव्यूह की बॉक्स की बात करें या आव्यूह का जो स्ट्रक्चर की बात करें तो आव्यूह का जो स्ट्रक्चर होता है एक ब्रैकेट के रूप में कुछ अवयवों को सिस्टमेटिकल रूप से रखा जाता है, तो एक आव्यूह बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग सारणीयन करने लगे यानी डिटर्मिनेट करने लगे, सारणीयन से मेरा मतलब है सारणिक बनाए, डिटर्मिनेट करें, डिटर्मिनेट से मेरा मतलब है इसकी वैल्यू निकालें। तो इसका जो बॉक्स है, जो बड़ा ब्रैकेट था वो बड़ा ब्रैकेट ना होकर ये लाइन जो पैरेलल हो जाएगी, पहली बात एलिमेंट वही रहेंगे। ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए में अगर मोड ए कर दिया जाए तो मोड ए का मतलब है मैट्रिक्स को डिटर्मिनेट के लिए लाया जा रहा है, यानी उसका डिटर्मिनेट निकालना है। डिटर्मिनेट से मेरा मतलब है इसकी वैल्यू निकालना, यानी इसका मान निकालना। डिटर्मिनेट से मेरा मकसद ये है। तो अब हम लोग जो अगली कड़ी, जो अगली वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, यानी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हम डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं। जो अगला चैप्टर भी आपका यही रहेगा, सारणिक। आव्यूह के बाद सारणिक आता है, तो सारणिक का कुछ भाग यहां से स्टार्ट होने लगता है जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो डिटर्मिनेट कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए एक हेडिंग है आपका कि वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे बनाया जाए। तो इसमें आप लोग इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसी को आप लोग ऐसे समझा सकते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए का सारणिक वह सारणिक है जिसमें आव्यूह के प्रत्येक अवयव, वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव उपस्थित हों। वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव वही रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, यदि किसी वर्ग आव्यूह का ए का सारणिक वह सारणिक कहलाता है जो किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव सेम रहे और इसको डेल्टा ए या डीईटी ए से प्रदर्शित करते हैं। डीईटी यानी शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेट की, ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हम इसको ओपन करके इसका मान निकाल सकते हैं। डेल्टा ए का मतलब यह है कि सारणी का जो मान आएगा वो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा भी। अब इसमें अगला भाग आता है, दो तरीके के आव्यूह होते हैं। अभी तक हम लोग आव्यूह के जितने प्रकार पढ़े हैं उसमें आव्यूह जो है दो प्रकार का होता है। जब हम लोग डिटर्मिनेट की दृष्टि से ये जब मान निकालते हैं तो इनके दो नाम रखे गए। मैं मान की दृष्टि से बात कर रहा हूं। देखो, प्रकार तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है। स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारे प्रकार आपको बताए हैं, जैसे स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ये सारी चीजें आपके सामने जा चुकी है, वो उसके गुण थे। अब क्योंकि हम डिटर्मिनेट पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेट की दृष्टि से यानी सारणिक की दृष्टि से इसके दो मान हो सकते, दो प्रकार हो सकते हैं। एक पहला प्रकार जिसे हम बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, वह आव्यूह होता है यदि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेट शून्य हो। यानी हमने इसका डिटर्मिनेट निकाला, डिटर्मिनेट मतलब खोल दिया इसको। अभी तक मैंने खोलना नहीं सिखाया आपको, अब मैं एग्जांपल में समझाऊंगा किस तरीके से। यदि उसका डिटर्मिनेट निकलने के बाद शून्य आए तो वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसे डेल्टा ए बराबर 0 से बराबर दिखाएंगे। उसी का दूसरा भाग होगा, अव्युत्क्रमणीय के बाद आएगा व्युत्क्रमणीय, इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य न हो, वो शून्य था, ये शून्य न हो, शून्य न होने का मतलब है डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0 या डीईटी ए नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी उसका मान कुछ ना कुछ है, यानी 0 नहीं है, तो उसको आप कहेंगे या हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
इज दैट क्लियर? आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बातें हम लोग क्योंकि जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग कुछ चीजें ऐसी भी होगी हमारे सामने जिसमें हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हम चेक कर लें कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो आगे प्रोसीजर को बढ़ाएंगे, और नॉन सिंगुलर है अगर सिंगुलर है तो प्रोसीजर को नहीं बढ़ाएंगे, और नॉन सिंगुलर है तो प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी भी कंडीशन आपके सामने आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को और समझाऊंगा। अभी कुछ चीजें इसमें और समझ लीजिए आप लोग। ये हेडिंग है आपके सामने, वर्ग आव्यूह का सहखंडज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? आव्यूह, जो वर्ग आव्यूह का सहखंडज होता क्या है ये समझिए। देखिए, जब हम लोग किसी आव्यूह का सारणीयन करते हैं, सारणीयन मतलब सारणिक बनाते हैं, तो उसके छोटे छोटे खंड कर सकते हैं, बहुत सारे खंडज हो सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह 2x2 की है जिसमें 2 ही रो है, 2 स्तंभ है, तो उसका एक ही सहखंड होगा, और भाग नहीं हो सकते, उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। लेकिन जब मैट्रिक्स 3x3 की हो तो उसके बहुत सारे सहखंडज हो सकते हैं, यानी 3 या 9 सहखंडज हो सकते हैं। वे 9 के 9 सहखंडज कैसे होंगे ये हम इसमें समझेंगे। सहखंडज का मेरा मतलब है भाग, टुकड़े। जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं, जब हम किसी द्विघात समीकरण का फैक्टर करते हैं तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 घात हैं तो उसके 2 फैक्टर होंगे। 3 घातीय समीकरण है तो 3 मूल होंगे, 4 घातीय तो 4 मूल होंगे। मूल से मेरा मतलब है फैक्टर हैं, उनके टुकड़े हैं, वैल्यू है। ऐसे ही हम सहखंडज में हम लोग क्या करते हैं कि आव्यूह के छोटे छोटे भाग कर कर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, खोलते हैं, तो उन छोटे भागों को हम सहखंडज कहते हैं, यानी पार्ट्स एडजॉइंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बात करें, डेफिनेशन क्या होता है? यदि A बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल A इक्वल टू AIJ के में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके सहखंडज छोटे छोटे भाग में AIJ के रूप में बन जाएंगे, उनको सहखंडज कहा जाएगा। और उन्हीं का ही अगर सहखंडज का परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्त यानी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो सहखंड हो जाता है। तो आपको हमें समझना है एडजॉइंट कैसे निकलता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं इसको हल करना चाहता हूं, यानी बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग एडजॉइंट करते हैं। मान लीजिए एक वर्ग आव्यूह है मेरे पास 3, 2, 5, 4, 1, 6, 3, 7, 8। ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही लिख लिया और हमसे कहा गया इसके सहखंडज कीजिए, सहखंडज। तो सहखंडज से मेरा मतलब है एडजॉइंट हमें इसे निकालने हैं। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है आप समझिए। पहली बात, हम लोग सहखंडज में पार्ट्स करते हैं। पहले रो के आधार पर लेंगे या कॉलम के आधार पर लेंगे। हमारे पास 3 रो हैं, R1, R2, R3। अब R1 से कितने खंडज बन सकते हैं आप देखिए। मैं R1 से ले रहा हूं पहला काम। मैंने R1 को लिया। R1 का जो पहला एलिमेंट है 3 है, तो A11 इसकी पोजीशन 11 के रूप में पाई जाती है। तो A11 का जो खंडज होगा या पार्ट होगा वो क्या होगा आपको और हमें देखना है। पहला भाग हमारा हो जाता है A11 के रूप में। यहां से पहली बार A11 है, यहां रहेगा पॉजिटिव, ये साइन भी ध्यान रखना। फिर इसका एक फैक्टर डिटर्मिनेट होगा इस तरीके से।
अब इस 3 के नीचे के एलिमेंट और इस 3 के साइड के एलिमेंट को आप विलुप्त कर देंगे, यानी कि दबा देंगे एक तरीके से। इसके सामने जो भी एलिमेंट आएगा वो नहीं लिया जाएगा, इधर से भी जो रो की तरफ से है कॉलम की तरफ से भी एलिमेंट ना लेके जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो जैसे 1 7 6 8, ये आपका A11 की वैल्यू है। अब जब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है सुनिए ध्यान से। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। 8 और 7 6 42, 8 में से 42 गए, आपके बचते हैं -34। ये A11 हो गया। अब A12, क्योंकि मैं उसी रो की बात कर रहा हूं जो चल रही थी, ऐसी रो चलती रहेगी, R1 से मैं ले रहा हूं पहले, तो A12 में ये आ जाएगा 2, A11 ये है, A12 ये है, A13 ये है। तो मैं रो 1 R1 से कर रहा हूं, फिर R2 से, फिर R3 से, जितने भी खंडज हो सकते हैं मैं करूंगा। तो आपने अब की बार यहाँ माइनस का साइन लगाया है, तो क्वेश्चन बनता है कि मैंने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्यों लगाया है, उसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों कि जहां इन दोनों का सम, जो नंबर होगा इनका सम इवन है, सम है, तो वहां प्लस आएगा, और ओड है तो वहां माइनस आएगा। जैसे यहाँ 1 1 2 2 सम संख्या है तो यहाँ प्लस आया, 1 और 2 3 विषम संख्या है तो माइनस आया। अब इसमें खंडज में क्या लेंगे, फैक्टर में क्या लेंगे, आप देखिए 2 के सामने ये नंबर है और ये नंबर है, ये विलुप्त हो गए, यहां बचा 4 3 6 8। मल्टीप्लीकेशन के बाद 8 चौक 32 माइनस 36 18, तो माइनस के आपके बच जाते हैं 32 में से 18 गए 14 माइनस के। अब आ जाइए A13 मतलब प्लस का 13 आपका 5 हो गया, यहां बचा 4 1 3 7। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। 5 के सामने 4 1 3 7, 7 चौक 28 प्लस का साइन है, 7 चौक 28 माइनस 3 यानी कि 25। ये पहली जो रो है R1 के 3 खंडज बनने थे, 3 एडजॉइंट बनने थे, वो बन चुके, यानी गुणनखंड बनने थे वो हो गए। अब आप आइए इस पोजीशन पर R2 की। R2 में है 2 1 आपका माइनस रहेगा, यहाँ विषम संख्या बनकर आ रही। 2 1 के सामने जो एलिमेंट्स हैं, 4 के सामने ये और ये एलिमेंट बढ़ते 2 5 7 8 हमारे पास होने चाहिए। 2 5 7 8 माइनस 8 दूनी 16 8 दूनी 16 7 5 35, तो 16। अब ये जो बचा है वो क्या बचा, 16 दूनी 32 19 माइनस के आई थिंक 19 बचे, प्लस के 19, क्योंकि माइनस यहां से बचेगा और माइनस बाहर था तो प्लस के 19 हो गए। 19 और 16 35 होते हैं, आप समझ गए। अब आइए A22 हमारा हो गया यहाँ प्लस का 2 ये बीच की पोजीशन है, इसके क्रॉस हो जाएगा एक तरह का, प्लस का साइन होगा। 3 5 3 8 बचा है, 3 5 3 8, तो आपका 8 के 24 5 के 3 कॉमन ले लो, 8 के 24 प्लस के बचे 8 में से, तो समझ लो 3 ही बचेंगे, 8 में से 5 के 3 बचने चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए 8 दिया 24 8 24 5 दिया 15, 8 से 24 5 दिया 15, 24 में से 8 से 24 5 दिया 24 में से 15 गए, कितना बचे बच्चों बताइए। ये बच गया आपका 24 9 प्लस के 9। अब आ जाइए A23 माइनस रहेगा, 2 3 आपका 6 है, 6 के सामने ये नंबर है, ये 3 2 3 7 3 2 3 7 माइनस 7 के 21 माइनस 3 2 6, 21 में से 6 गए 15 बचे माइनस के। अब आप आइए यहां से आपकी 3 और डिजिट बच जाती हैं, R3 A31 प्लस 31 प्लस रह जाएगा, इसके सामने ये नंबर है 2 5 1 6 2 5 1 6
6 दूनी 12 -5, 7 बच गया। A 3 2, 3 और 2 5 माइनस रहेगा। 3 2 आपका ये है, ये और ये 3 4 5 6, 3 3 4 5 6, 6 3 18, 5 4 20, माइनस के 2 बचने थे, प्लस के 2 हो गए। A 3 3 प्लस का हो गया, 3 3 ये है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, प्लस 3 -8 -5 बचिए। तो ये जो आपका बन के आएगा वो होगा आपका, मान लीजिए ये B बन गया, B सेट बना लिया। जो सिस्टम R1 से निकल के आए थे, R1 के एलिमेंट रखो -34, -14 25, R2 से आए थे 19 9 -15 7 2 -5, ये B हो गया। अगर B का मैं परिवर्त निकालूं, यही ट्रांसपोज निकालूं, तो A एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A यानी B का ट्रांसपोज, B का जो परिवर्त होगा वो एडजॉइंट ऑफ A होगा, A का सह गुणनखंडज होगा। क्या होगा? A का सह गुणनखंडज, यानी आपको इसको ट्रांसपोज करके 34 -14 25 19 9 -15 7 2 -5, ये आपका आ जाएगा सह गुणनखंडज। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है वो है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं इसे A11 के रूप में बताता तो भी मुझे बॉक्स बनाए दे। एक साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी करके आपको क्लियर कराया है कि किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का सह गुणनखंडज निकाल सकते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं और उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने से मेरा मतलब ये था, क्योंकि जब मैं डिटर्मिनेंट बता रहा था तो मैंने कहा था हम इसके मान भी जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो पार्ट है वो सारणियन का जो पार्ट है वो डिटर्मिनेंट निकालने का पार्ट है, मान निकालने का भाग है। तो प्यारे बच्चों, समझ आया होगा आपको। हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह, इसे बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स आव्यूह का एक तरीके से प्रतिलोम होता है। जो भी वर्ग आव्यूह होगा, अगर उसका हम प्रतिलोम निकालें तो वह उस आव्यूह का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह A है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह A इनवर्स होगा। इज दैट क्लियर? और अगर हम ये बात समझ गए होंगे तो ये भी बात समझ में आ गई होगी कि A और A इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होती है। यानी आइडेंटिटी से मतलब आइडेंटिटी वर्ग आव्यूह निकल के आएगा, जिसे इकाई आव्यूह कहते हैं। आपकी डेफिनेशन में मैंने आपको प्रकार के रूप में वर्ग आव्यूह के बारे में आपको समझाया था, और सॉरी इकाई आव्यूह के बारे में बताया था। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? किसी वर्ग आव्यूह A का व्युत्क्रम वह आव्यूह होता है जो जिसके मूल आव्यूह के गुणा करने पर एक इकाई आव्यूह प्राप्त होता हो। मूल आव्यूह से मल्टीप्लिकेशन करने पर एक इकाई आव्यूह प्राप्त होता हो, वह उसका वर्ग आव्यूह कहलाता है। A का व्युत्क्रम आव्यूह A इनवर्स होता है और इसे A इनवर्स इक्वल टू I या A इनवर्स A बराबर I से के द्वारा भी समझ सकते हैं।
ये ए का वर्ग आयु है, ये इसका इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आई आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, तो इन दोनों का मतलब है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, अपोजिट हैं। अब हम इसमें एक बात नोट करके रखेंगे, यदि किसी वर्ग आयु का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, एक तो ये है कि वही रहेगा। दूसरा एक बात नोट करेंगे, दो बातें इसमें नोट करें, बहुत अच्छी बातें हैं दोनों एग्जाम की दृष्टि से। एक तो ये नंबर 1, किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। नंबर 1, किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का, किसी व्युत्क्रमणीय, एक दो तरीके के आपके सामने हमने अवयव बताए थे, एक तो बताया था सिंगुलर, एक बताया था नॉन सिंगुलर, एक व्युत्क्रमणीय, एक अव्युत्क्रमणीय। जो व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, ध्यान से समझेंगे, मैंने दो बातें बताई थी, एक बताया था व्युत्क्रमणीय, एक अव्युत्क्रमणीय। एक तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रम, एक होता है व्युत्क्रम, जिसकी व्युत्क्रम अवयव वह अवयव कहलाता है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 न हो, कोई ना कोई मान आए। इस सेंटेंस का मतलब है अगर अवयव अव्युत्क्रमणीय है तो उसका इनवर्स भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ है किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। अद्वितीय से मेरा मतलब है इसका व्युत्क्रम होगा। अगर यही अवयव आपका होता है अव्युत्क्रमणीय, ये तो है व्युत्क्रमणीय, एक होता है सिंगुलर, एक नॉन सिंगुलर। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसका व्युत्क्रम भी नहीं होगा, इनवर्स नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय हो, यानी उसका डिटरमिनेंट 0 न हो। जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उसी का ही व्युत्क्रम निकल सकता है, इनवर्स निकल सकता है, अन्यथा इनवर्स नहीं निकलेगा। ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि जब मैं डिटरमिनेंट में ये समझा रहा था कि दो तरीके की मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, एक व्युत्क्रमणीय, एक अव्युत्क्रमणीय। तो हम सबसे पहले उनका सारणिक यानी डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकालकर ये चेक करेंगे क्या डिटरमिनेंट 0 है। अगर 0 है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको वहीं रोक देंगे, क्योंकि वो हो जाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स भी नहीं निकलेगा। अगर वो नॉन सिंगुलर है यानी उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका व्युत्क्रम भी निकलेगा। उससे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। पहला काम हमारा चेक करना होता है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स को, उसके डिटरमिनेंट को कि व्युत्क्रम है या नहीं है, ये बात हम पहले करेंगे। दूसरी बात नोट करेंगे, किसी व्युत्क्रम विपरीत, यानी कहने का मतलब इसे लिखने से बढ़िया आप ऐसे समझ लीजिए, ए डॉट बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। ए डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आएगा। तीसरी लास्ट कंडीशन है, अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला भी है और आपको याद भी रखना है। अगर हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहला काम आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। मेरी बात समझेंगे। सबसे पहला आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट जैसे ही निकल के आएगी, अभी मैंने डिटरमिनेंट निकाल के दिखाई थी सेकंड गुणनखंडज में, अगर इनका डिटरमिनेंट टोटल मल्टीप्लीकेशन के बाद 0 आ जाता, एक रो का, तो समझ लीजिए वो आपकी हो जाती
जीरो आते ही अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स आ जाती, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती, तो फिर हम आगे उससे बढ़ते नहीं, क्योंकि बटे में अगर जीरो आ जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा अद्वितीय होता है। ये मैंने पहले बोल दिया कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, व्युत्क्रमणीय होनी चाहिए, यानी उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो ना हो, ये पहली शर्त है, तभी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे और डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। और यही काम हम करने वाले हैं, यही काम आपका बोर्ड में आता भी है, तो इसी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। हम लोग एक सवाल करेंगे और उस सवाल के माध्यम से ही आप आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज में। सवाल है एक, यदि मैट्रिक्स ए की जो एलिमेंट है 2 - 3 3 2 2 2 3 - 2 3 - 2 2, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। तो ए इनवर्स हमें निकालना है, तो आप समझ गए होंगे, तो हमें सबसे पहले इसको ये चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स जो है उसका जो डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शून्य है या नहीं है, पहला काम। तो जैसे ही हम लोग इसका मोड निकालेंगे हल करने के लिए, तो ए को हम ए मोड ए, यानी कि मोड ए का मतलब डिटर्मिनेंट ए होगा, और ये ब्रैकेट आपका पैरेलल लाइन आ जाएगी, 2 - 3 3 2 2 2। इसका मतलब है, इस पैरेलल लाइन का मतलब है, पहला जो मैट्रिक्स था एक बॉक्स में हम मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहे थे, और दूसरे में रेडी है किसके लिए, इसका डिटर्मिनेंट खोला जा सकता है, इसको ओपन किया जा सकता है, यानी बॉक्स खुलने के लिए रेडी है, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेट कर देना। तो डिटर्मिनेट कैसे होता है, अब देखिए, हम डिटर्मिनेट किसी भी रो से, R1 से, R2 से, R3 से, किसी से भी निकालेंगे वैल्यू वही आएगी। निकालने का तरीका, हमने R1 से लिया, यहां है 2 2, तो 2 ये था, 2 के सामने की जो नंबर्स हैं ये विलुप्त हो जाएंगे, जैसे मैंने सह गुणनखंड में किया था वैसे ही इसमें करेंगे, विलुप्त हुए, यहां 2 आ गया, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, किस में मल्टीप्लाई होगी 2 दूनी 4, बीच में माइनस आता है लेकिन यहां माइनस था तो प्लस के 4 हो गए। इस बार ये यहां माइनस आना था, क्योंकि पहला पार्ट होता है A11, दूसरा हुआ A12, 12 मतलब 3 मतलब माइनस, ऑड रहेगा तो माइनस, यहां माइनस आना था लेकिन 3 के साथ माइनस था ही ऑलरेडी, तो 3 हो गया प्लस का। 3 के सामने के नंबर ये हैं और ये हैं, तो ये 2 3 3 2 रहा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 4 - 6, आप समझ गए होंगे। अब आप बात करते हैं 3 की, ये पोजीशन आती है आपको A13 की, 1 3 4 हो जाए प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 3 हो गए, इसके सामने ऐसे 2 दूनी 4 माइनस के 6, ये आपने कर दिया 4 4 8 8 दूनी 16, 4 4 8 8 दूनी 16, ये आपके हुए माइनस के 2, तो माइनस के 6, ये हो गया आपके माइनस के 10, तो माइनस के 30, 36 - 20, ये आ गया मोड ए, आपकी वैल्यू आ जाती है -20। ये जो कि हम यहां लिख सकते हैं मोड ए नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय नहीं है, यानी सिंगुलर नहीं है। अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं, अब हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, मेरी बात समझ गए होंगे आप बच्चों। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सह गुणनखंडज के लिए हमें छोटे छोटे पार्टों में इसको बदलना पड़ेगा। सहखंडज,
सबसे पहले A11 जैसे मैंने पहले किया था वही पार्ट आप अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बार बार ये समझाया नहीं जाएगा आपके सामने। प्लस वही 2 2 माइनस 2 2, ये वैल्यू है आप समझ गए होंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और प्लस के 4 8 होगी, प्लस के 8, ठीक है। A12 माइनस में आपका ये दब गया है -3, ये दब गया, 2 2 2 3 2 2 2 3 2, 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 में 6 गए, -2 बचे, प्लस के 2 हो जाएंगे। A13 प्लस का रहेगा, 2 2 3 2 2 2 3 -2, ये हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 10, माइनस के 10 जो आपने अभी देखी थी। ये आपके आगे पहली R1, फिर आएगी 2 1 माइनस, खंडज में सारे लेते हैं, 3 रो हैं तो 3 से पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 खंडज पहले से बनेंगे, 3 ही दूसरे से, 3 ही आपके बनेंगे तीसरे से, तो 27 इस तरीके से हमारे खंडज हो जाते हैं 9। तो 3 बन चुके, 3 और देखिए आप, A21 इसके सामने के नंबर ये हैं 3 -3 3 और -2 2 -2 3 दूनी 6 माइनस के और प्लस के 6, 0, मेरे हिसाब से 0 होना, देख लीजिए, 3 दूनी 6 माइनस के, 3 दूनी 6 प्लस के 0 हो गए। A21 2 2 प्लस का रहेगा, बीच का पार्ट है 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 और 3 2, ये हो गया 3 दूनी 2 3 3 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, माइनस के 2 हो जाएगा। अब आते हैं A23, 2 3 में माइनस होगा, 2 3 आपका ये बैठता है ऐसे करके, 2 -3 3 -2, ये बन गया आपका 2 दूनी 4 माइनस के, प्लस के 6, प्लस के 9, सॉरी, प्लस के 3 थी 9, तो 9 में 4 के 5 -5, A31 प्लस का 31 में आपका ये हो गया -3 3 2 2, 3 दूनी 6 माइनस के 6 माइनस के 12 होंगे, आप देखिए 3 दूनी 6 माइनस के 6 माइनस बीच में आना ही था। अब आइए A33 प्लस का रहेगा, A32 सॉरी गलत कर गया था, माइनस का रहेगा, 32 ये रहेगा आपका, ये सामने ये दब के 2 2 3 2 2 2 3 2 माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 -6 -2, यानी प्लस के 2 हो जाएंगे, समझ गए होंगे। A33 प्लस का रहेगा, ये वाला भाग है 2 2 2 -3 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस के 6 बराबर 10, ये हो जाएगा। अब आपका ये बन का आएगा B, जो मैंने पहले भी बताया था, जो B बनाया था एडजॉइंट में, 8 2 -10 8 2 -10 8 2 -10 0 -2 0 -2
-5, फिर आपका है 12 माइनस के 12 2 10, ये बन गया। अब अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर परिवर्त ऑफ बी, यानी कि हम इसका परिवर्त निकालेंगे। ये मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त हो जाएगा 8 2 -10 0 -2 -5 -12 2 10, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें इसका निकालना इनवर्स। तो इनवर्स में आपका आ जाएगा ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो आपके पास 8 0 -12 2 -2 2 -10 -5 10, ये तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट। और मोड आया था आपका, डिटर्मिनेंट आया था -20 अंदर चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके माइनस हटाकर हम इसे अपोन में ला सकते हैं। जैसा आप उचित समझें वैसा आप करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा आपको करना है। आपको समझ आ गया होगा ए इनवर्स को निकालने का तरीका। मैंने इसे माइनस करा 8/4, 4 दूनी 8 4 दूनी 20 माइनस के 2/5 0 12 प्लस हो गया 4 तिया 12 4 5 20, ये आ गया 2 माइनस के 1/10 प्लस के 1/10 माइनस के 1/10, ये हो गया प्लस का 1/2 5 24 प्लस का 1/4 और माइनस के 1/2, ये आपका ए इनवर्स आ जाता है। तो प्यारे छात्रों, आपको समझ आया होगा, इस तरीके से आपको इनवर्स निकालना है। पहली वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।